वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग ग्रीन्स, स्टोक्स एंड गॉस एप्लीकेशन इन वेक्टर एनालिसिस। तो देखो इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने ये देखा था ना कि जो क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं वो कुछ बहुत मुश्किल नहीं आता, सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन के बाद आपका आंसर आ जाता है, राइट। तो काफ़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, सो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि आपको एक फील्ड दे रखा है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इस जो है वो क्लोज सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी इस आपको जो दिया हुआ है वो है आपका एक स्फीयर। ओके, ये दिया हुआ है और आपको जो है ये सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखो सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए बहुत जो अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था वो क्या है, वो है गाउस डाइवर्जेंस फार्मूला, जिससे कि काफ़ी आसानी से आप इसको निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अगर आप देखोगे गाउस डाइवर्जेंस फार्मूला तो यही होता है, ए डॉट डी एस लिखेंगे तो ये भी सरफेस इंटीग्रल का मतलब है, या डबल इंटीग्रल कहीं पे लिख करके दिखाता है तो वो भी आपका क्या है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल को आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से डाइवर्जेंस का यूज़ करके वॉल्यूम इंटीग्रल से। तो यहाँ पे हम लोग यही अप्लाई करेंगे। आपको देखो फोर्स ये दिया हुआ है तो सिंपली आप इसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो ये 3 आएगा। ओके, सरफेस मेरा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, स्फीयर। स्फीयर का अगर हम लोग देखें वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियस ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। ओके, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो अब कुछ करना नहीं है, अगर मैं अप्लाई करता हूँ गॉस डाइवर्जेंस फार्मूला तो क्या होगा जी, तो यहाँ पे देखो सिंपली हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीबी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वैल्यू 3 आया था। ओके, ये तो सिंपली डाइवर्जेंस ये निकालना आप जानते हो, जो कि आपको एफ दिया हुआ है। तो 3 आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो सिंपली ये जो पूरा इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और उसका रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस ए। तो रेडियस इसका ए है तो ए रेडियस का वॉल्यूम डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/4/3 पाई ए क्यूब। 3 कैंसिल, सो आंसर क्या आ रहा है 4 पाई ए क्यूब। तो देखो कितना जल्दी बन रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में सेट किया जाता है जो काफ़ी जल्दी आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में आपको देखो जो है स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके आपको ये लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए बोल रहा है। सी जो है वो आपका बाउंड्री है जो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, उसका वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम आप जानते हैं कि अगर आपको कर्व इंटीग्रल है तो वो आप उसको सरफेस इंटीग्रल में यूजिंग द कर्ल ऑफ फील्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कर्ल ऑफ फील्ड लेना पड़ेगा, डॉट यूनिट वेक्टर टू दैट फील्ड और डी एस। तो अब क्या है, ये है आपका यूनिट वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, एफ डॉट डी आर निकालिए। तो एफ डॉट डी आर, एफ आपको दिया हुआ है, डॉट डी आर, तो डी आर होता है क्या है, सिंपली डी आर आपका होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो अगर डॉट करेंगे तो आई जे के हट जाएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा। ओके, चूंकि आपका एफ ये दिया हुआ था तो इसका यूज़ करके आप इसको निकाल लोगे। अब देखो हमको डेल्टा क्रॉस एफ अगर पहले निकालना है तो डेल्टा क्रॉस एफ चूंकि आपको कर्ल का यूज़ करना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, इसका वैल्यू ये आ जाएगा। ये सब आप पहले से फेमिलियर हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे को, वो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स क्या है, ए है, बी है और सी है। तो अब इस केस में पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमको जब चेंज करना होगा तो हमको इसका एरिया चाहिए होगा, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म करता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, थ्रू द पॉइंट ए बी सी, ये आ जाएगा जी इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स को 2 पे, वाई को 3 पे और जेड को 6 पे। इसको आप इस तरीके से लिख पाते हो। अब देखो यहाँ पे जो फाई है हम इसको एक सरफेस मानेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, 3x + 2y - z = -6। 6 को इधर ले आएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ सरफेस को, सो दैट को आप नॉर्मल निकाल सकते हो इस सरफेस पे। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय द ग्रेडियंट डेल फाई। पहले आपको जो है डेल फाई निकालना पड़ेगा। तो डेल फाई क्या होता है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, ये आपका डेल हो गया, ये आपका फाई हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एन, राइट, ये आपका एन वेक्टर बनेगा। तो एन वेक्टर आपका आ जाएगा 3i, चूँकि x में पार्शियल डेरिवेटिव तो 1 आएगा,
फिर 2j और प्लस के, ये आ गया। ओके, अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस n वेक्टर बाय दिस मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ले लो आप, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ओके, डिवाइड कर दो तो ये आपको आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मिल गया। ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो सारा चीज़ मिल चुका है, तो सिर्फ हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। देखो फार्मूला को अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ का वैल्यू ये आया था, एन कैप का वैल्यू ये आया है, और डी एस डॉट कीजिएगा तो 3 दूना 6 और फिर के का के से होगा तो 6 + 1 ये आ गया, √14 बाहर हो गया। अब ये आपका क्या है, ये आपका है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी। ये फार्मूला आप कैसे निकालते हैं 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो इसका तरीका होता है, पहले आप पोजीशन वेक्टर लिख लेना। ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ही होता है, ये ओ ए कहलाता है। अगर आई जे के लगा दिया जाए तो ये ओ बी होता है, ये क्या होता है, ये आपका ओ सी होता है। ये सब आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे हम लोग पहले ए बी और बी सी निकाल लेंगे, जो कि 3 डायमेंशनल है, ठीक है। 2 डायमेंशनल रहता तो हम लोग कर लेते सिंपली, जो 10th में फार्मूला पढ़े थे, बट 3 डायमेंशनल में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे। तो उसके लिए ए बी और बी सी चाहिए होगा, एंड ए बी इज़ ओ बी माइनस ओ ए। सो ओ बी में ओ ए को घटा दो, यानी बी में ए को घटा दो, तो आपको ये आ जाएगा। ओके, फिर बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी, तो सी में बी को घटा दो तो आपको ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस। तो ए बी वेक्टर के लिए हम लोग देख सकते हैं -230 कोएफिशिएंट है, बी सी के लिए ये कोएफिशिएंट है। ओके, सोल्व करने से आपको ये आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया, राइट, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलो, तो एरिया क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये एरिया आ गया। तो सारा हो चुका है काम, ठीक है। अब आप इस फार्मूला पे पुटअप कर दोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो 21 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो सिर्फ फार्मूलाज आपको चाहिए थे और उसको आपको अच्छे से यूज़ करना है और आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। कितना ऑप्शन आया था, ऑप्शन आंसर इसका आया है 21, यस। तो 21 देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, एक चीज़ कि जब ये फार्मूला आप यूज़ करोगे तो ये कर्ल एफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका यूनिट वेक्टर टू द सरफेस है, तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है। कैसे निकालना है, चाहे तो आप डेल फाई बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड ऐसे कर सकते हो, या इसको अगर आप एन वेक्टर लोगे तो एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और डी एस आपका एरिया होगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप सारा चीज़ निकाल के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 27 में। अगेन देखिए आपको एक लाइन इंटीग्रल पूछा हुआ है, तो ग्रीन्स थ्योरम से काफ़ी जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये ट्रायंगल दिया हुआ है। यानी अगर हम लोग एक्स का लिमिट देखें तो एक्स जो है 0 से a तक वेरी कर रहा है, और वाई जो है हमारा वो 0 से लेके b तक वेरी कर रहा है। ओके, तो कोई नहीं, काफ़ी आसानी से बन जाएगा, ग्रीन्स थ्योरम लगा दीजिए। देखो दोनों ऑप्शन है आपके पास में, आप इसको 2 मेथड से बना सकते हो। यूजिंग ग्रीन्स भी बना सकते हो आप इसको, और आप इसको यूजिंग स्टोक्स भी बना सकते हो। आपको एक ही आंसर आएगा, राइट। मैं आपको इसे दिखाता हूँ। अगर ग्रीन्स हम लोग बनाएंगे तो ग्रीन्स का यूज़ कैसे करेंगे, तो ग्रीन्स के लिए हमको चाहिए होता है mdx माइनस एन डी वाई का फॉर्म, mdx प्लस एन डी वाई का फॉर्म। तो यहाँ पर देखो अगर dr को मैं यूज़ करूँ, dr वेक्टर क्या होता है जी, ये होता है dx प्लस dy जे कैप, ओके, 2 डायमेंशन में। तो f डॉट dr का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये जो आपको गिवन है ये आपको आ जाएगा कर्व लाइन इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका m है, ये आपका m है, ये आपका क्या है, ये आपका n है। तो यहाँ पे आपका करली m बाई करली y आपको निकालना होगा, वो क्या आएगा 2y। यहाँ से करली n बाई करली x निकालना होगा, वो क्या आ जाएगा -2y। ओके, ये दोनों आ गया। तो अब इसको अगर हम लोग यूज़ करें ग्रीन्स थ्योरम को, तो ये फॉर्मूला क्या देता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देगा आपको। लिमिट आपको लेना पड़ेगा x 0 से a, y भी आपको लेना पड़ेगा 0 से a, राइट। और यहाँ पे आ जाता है करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y इंटू डी एक्स डी वाई। तो देखो ये दोनों वैल्यू -2y माइनस, ये -2y है, ये भी -2y हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका -4 को बाहर कर सकते हैं। तो x आपका 0 से a, y भी आपका 0 से a, 0 से b, माफ़ कीजिएगा, y 0 से b है ना, y 0 से b, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा y dx dy, ये आ रहा है। ओके, तो अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे -4 है तो पहले हम y, दोनों चूँकि इंडिपेंडेंट है, तो y dy का y² बाई 2 होगा, तो सिंपली आपको b² बाई 2 मिल जाएगा।
और dx का x होगा तो आपको a मिल जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2ab²। -2ab² इज करेक्ट ऑप्शन। इसी को अगर आप स्टोक्स से बनाते हो तो देखो स्टोक्स से भी बना सकते हैं इसको। जैसे देखो स्टोक्स थ्योरम अगर यूज़ करेंगे तो स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है, ये जो लाइन इंटीग्रल है ये आपका कर्ल एफ के साथ में सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर जाएगा। तो आप पहले कर्ल एफ निकाल लो, ठीक है। कर्ल एफ आप निकालेंगे तो देखो आपको यहाँ पे आ रहा है -4y। अब यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला से आप पढ़ भी निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि काफ़ी सिंपल जो है आपका सरफेस है, वो सरफेस क्या है, तो XY प्लेन पे एक प्लेन सरफेस है। तो इस पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा। तो सिंपली जो एन वेक्टर है वो आपका क्या है यहाँ पे, यस, वो आपका सिंपली यहाँ पे k कैप है। ओके, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। कहीं पे अगर बहुत इस तरह का सिमेट्रिकल और आसान सा सरफेस दिया हुआ है तो यूनिट वेक्टर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो फार्मूला मेरा बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। ऊपर में देखे थे हम लोग, यहाँ पे ये डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल नहीं है, ठीक है। तो कर्ल एफ का वैल्यू -4y आ गया। डॉट एन करेंगे तो k का डॉट k से करेंगे तो 1 हो जाएगा dx dy। तो देखो एग्जैक्टली सेम आया है वैल्यू, आप देखोगे ना एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों मेथड से इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 28 देखो 28 कैसे बनाएंगे। आपको एक फील्ड दे रखा है, एस जो है रिप्रेजेंट करता है पोर्शन ऑफ द स्फीयर दिस फॉर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये कर्ल डॉट डी एस है, ओके, कर्ल ऑफ फील्ड डॉट डी एस है। तो हम लोग यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं और सिंपली ये जो है इक्वल हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट डी एल के। ओके, तो ये हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे और इससे काफ़ी जल्दी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला पहले देखो, यहाँ पे ये डी एल होगा फॉर द फील्ड ए, यहाँ पे डी एल होगा, इधर डी एस होगा, इधर सरफेस इंटीग्रल है, इधर आपका लाइन इंटीग्रल है, कर्व इंटीग्रल, ठीक है। तो एफ देखो यहाँ पे मेरे को ये दे रखा है और जो सरफेस है वो हमको ये दे रखा है। तो हम लोग डी एल क्या लेंगे, डी एल लेंगे हम लोग डी एक्स डी वाई ए वाई डी जेड ए जेड। चूँकि आपको जो यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड दे रखा है, राइट। तो हम डी एल इस तरीके का लेंगे तो कोई नहीं, सिंपली आपको एफ डॉट डी एल बहुत आसानी से लिखा जाएगा। वो आप क्या लिख पाओगे, डायरेक्ट आप डी एक्स डी वाई और डी जेड लगा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए, चूँकि हमको इसको लाइन इंटीग्रल में बदलना है तो ध्यान दीजिए कैसे बदलेंगे। चूँकि ये तो 3 डायमेंशन का हो गया, ओके। अब आप जब लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई करता है आपका जो सरफेस है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 को भी हिट करेगा। तो जेड इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो हमको जो एफ डॉट डी एल का वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, वो सिंपली मिलेगा एक्स डी वाई, ओके। तो एक्स डी वाई मिल गया। अब आपको जो सरफेस मिलेगा, सरफेस से हमको जो कर्व मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा जेड को 0 करने से, ओके। तो ये क्या है, एक सर्कल है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करके काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म इसका क्या होगा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, जहाँ थीटा आपका क्या है 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा, ओके। तो अब आप देखो, अब आपका ये पूरा स्टोक्स थ्योरम है वो सिंपली वो मेरा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो एफ डॉट डी एल, तो एफ का वैल्यू क्या था, एफ डॉट डी एल का वैल्यू एक्स डी वाई है। सो इट इज़ एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे, एक्स का लिखेंगे कॉस थीटा और वाई अगर आपका साइन थीटा है तो आपका डी वाई क्या आ जाएगा, तो आपका डी वाई आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ये आ गया। थीटा 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। तो सिंपली मेरे को अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है एंड इट इज़ सो सिंपल इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो इसका इंटीग्रेशन थीटा साइन टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। 0 से 2 पाई के लिए आपको ये पाई आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है पाई। पाई क्या है 3.14 है, यानी जो वैल्यू है वो आपको 3.14 होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है कि ये 3 से 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से उसको आपको डील करना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 29 है, बोलता है स्टोक्स थ्योरम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए सारा थ्योरम का तो आपको स्टेटमेंट पता ही होना चाहिए ताकि थ्योरम वाइज जो है काम काफ़ी अच्छे से आप कर पाओ। तो आप ही देखो, बताओ कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ओके। आई होप आपने अभी तक इसको चूज़ कर लिया होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे है आपका 3rd नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि जो है अगर सरफेस इंटीग्रल है तो उसको हम लोग लाइन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टोक्स थ्योरम है।
यहाँ पे आपको सरफेस से ये, तो ये आपका गाउस होता है, ये आपका ग्रीन्स है, और ये तो ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। इसमें तो फील्ड ही चेंज है, इधर ए है उधर आपका है ही नहीं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 30 नंबर, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेडियंट से क्वेश्चन सिंपल ही आता है। तो ग्रेडियंट होता क्या है, अगर आप इसका निकालोगे तो ग्रेडियंट आपको बोल दिया है, जबकि वाई सिर्फ दिया हुआ है, तो यहाँ पे फील्ड यही हो गया। ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपली स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप निकाल लो आप, dy बाई डी होता है, तो क्या हो जाएगा 6x - 7, और यहाँ पे 1 - 2 ये पॉइंट अगर पुटअप कर देंगे तो 6 और अच्छा 6 - 7 ही आएगा, चूँकि y तो है नहीं, तो -1, तो -1 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल बनेगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 31 नंबर है, बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। तो भाई डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट आर होता है, ओके। तो यहाँ पे आई लोगे तो पता है 3 होता है, मैं तो बेकार ही निकाल रहा हूँ, सबको तो याद भी रहता है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। ये हो गया हमारा डेल्टा डॉट आर वेक्टर क्या है, एक्स आई है, वाई जे है और जेड के है, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का आई से, जे का जे से, के का कैसे होगा, तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में 1, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई में 1, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव जेड में 1, तो 3 आएगा, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है 32 नंबर। 32 नंबर है द मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विच इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज नोन एज। तो ये देखिए ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टर्म है, इसको याद रखिए। मैं आपको इसको थोड़ा दिखा देता हूँ डिटेल इसका। देखो यहाँ पे क्या है, जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हम लोगों का होता है ना, वो क्या होता है, होता है देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, ये आपको याद रखना है। एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज इन द स्केलर डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए कि एक्चुअली जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड के इक्वल होता है, और जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से आप देखो डाइवर्जेंस के बारे में, डाइवर्जेंस क्या होता है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम ए वॉल्यूम एलिमेंट अराउंड ए पॉइंट इज ए मेजर ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। तो वो ग्रेडियंट का हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डाइवर्जेंस का। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ओके। और कर्ल से क्या होता है तो वो भी आपको पता है कि वो इरोटेशनल या रोटेशनल का इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। तो चलो ये फिर यहाँ पे गाउस थ्योरम, ये भी आप देख सकते हो, ये गाउस थ्योरम हो गया, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका हो गया गाउस थ्योरम, दिस इज द स्टोक्स थ्योरम, तो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है। बट आपको क्या है कि फार्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को आपको याद रखना है, किसके किसके बीच में रिलेशन मिलता है वो भी आप याद रखो। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको काफ़ी ईजिली। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि कर्ल ऑफ ए स्केलर फंक्शन एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर फंक्शन आर नॉट डिफाइंड। तो कहाँ से डिफाइन होगा, स्केलर फंक्शन है और कर्ल आपका एक जो है डेल्टा डॉट या डेल्टा क्रॉस होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो स्केलर के साथ में कहाँ से होगा, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो खैर ये डेफिनेशन आपको अगर याद रहेंगी, रिजल्ट्स याद रहेंगे तो आपको काम करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, और सिंपल क्वेश्चन आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।